हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केपी क्लासेस। दिस इज मी समृति नौलखा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप सीयूईटी जैसे एग्जामिनेशन में हिस्ट्री डोमेन में कैसे चैप्टर को पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे एंड वन लाइनर्स मार्क करके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। सो एज यू नो, द फर्स्ट चैप्टर इज हड़प्पन सिविलाइजेशन, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अस। तो सबसे पहले बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन की, उसको एक और नाम से जानते हैं हम, जिसे कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो दोनों जो नेम्स है वो सेम है। अगर हम हड़प्पन की बात करें या इंडस वैली की बात करें, दोनों ही सिविलाइजेशन एक मानी जाती है। ठीक है। सो इट स्टार्टेड फ्लरिशिंग अलोंग द रिवर इंडस। ये कहां पे ग्रो हुई? रिवर इंडस के आसपास जितनी भी सेटलमेंट्स थी, जितने भी साइट्स थे, वहां पे ये फ्लरिश होना स्टार्ट हो गई थी। अब क्या है, ये पाकिस्तान में है और कब स्टार्ट हुई थी? अराउंड 2600 BC। सो दिस इज एमसीक्यू, दिस इज एमसीक्यू एंड दिस इज एमसीक्यू। ठीक है। जो फर्स्ट साइट थी जो डिस्कवर हुई थी बाय आर्कियोलॉजिस्ट, वो कौन सी थी? नन अदर देन हड़प्पा। वो पहली साइट थी, इसलिए नेम आया हड़प्पन सिविलाइजेशन, नेम्ड आफ्टर हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है। तो जॉन मार्शल ने ये टर्म कॉइन किया था इन द ईयर 1924, इंडस वैली सिविलाइजेशन। किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। ठीक है। यहाँ पे जो हमें सील्स बनी, जो सील्स मिली, वो स्टेटाइट, एक सॉफ्ट स्टोन होता है, उससे हमें पता चलता है कि ये सील्स स्टेटाइट स्टोन से बनती हैं। ठीक है। और इस सिविलाइजेशन की बात करें, ये स्टार्ट हुई थी 2600 BC में, लेकिन आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम ये क्या हुआ, इसका डिक्लाइन होना शुरू हुआ एंड ये खत्म हो गई। ठीक है। एंड अराउंड 900 BCE ये खत्म हो गई अपने मैच्योर फेज में, जब ये सिविलाइजेशन अपने पीक फेज में थी। अब इसकी मेजर साइट्स बात करें, सारी आपको याद नहीं रखनी है। मेजर साइट्स मेहरगढ़, मोहनजोदारो, सुक्ताजंगा, then Dholadira is important, Chanudaro is important, Kotije is important. This is your Indus Valley. This is your Indus Valley. ये आपकी झेलम नदी, रावी नदी, चेनाब नदी। ठीक है। देन इसके आसपास ही हमें सारी साइट्स देखने को मिलती हैं। ठीक है। सो दीज आर द मेजर इंडस वैली साइट्स। अब नदर्न एंड सदर्न एक्सटेंशन की बात करें, सो द नदर्न एक्सटेंशन, जहां पे ये साइट्स खत्म होती है, कहां होती है? मांडा। मांडा इज इन JNK। एंड सदर्न की बात करें तो जैमाबाद इज द लास्ट साइट। इसके नीचे हमें इंडस वैली की साइट्स नहीं मिलती। ठीक है। सिमिलरली अगर हम ईस्टर्न साइड की बात करें तो इट इज आलमगीरपुर, और अगर वेस्टर्न साइड की बात करें सुक्ताजंगा, जो पाकिस्तान में है। तो ये क्या है? एक्सटेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अब कुछ कुछ साइट्स पे हमें कुछ कुछ मटेरियल रिमेन्स मिले हैं। आइए देखें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हड़प्पा में ग्रेनरीज मिली हमें। ठीक है। लिंगम मिला है, ह्यूनी मिली है, मेल टॉर्सो मिला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदारो की बात करें, ग्रेट बाथ हमें यहाँ मिलता है, प्रीस्ट किंग का स्टैचू यहाँ मिलता है, मदर गॉडेस का स्टैचू मिलता है। चानुदारो की बात करें, ये इट इज नोन फॉर देयर बीट फैक्ट्री एंड इट इज द ओनली सिटी विदाउट द सिटाडेल। तो ये सारी चीजें आपके एमसीक्यू में पूछी जाएंगी। अब ये लोग कैसे सर्वाइव करते थे? सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करके। ठीक है। जिसमें आता है हंटिंग, गैदरिंग, कल्टीवेशन, पेस्टोरलिज्म एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। सो इसके हमें बोन्स मिली हैं एनिमल्स के, जिससे पता चलता था कि ये मीट को कंज्यूम करते थे। दे यूज्ड टू हंट द एनिमल्स। उनका इन्होंने क्या करा? कंज्यूम करना शुरू कर दिया। ठीक है। अब एग्रीकल्चर की बात करें, सो देयर वर मेजर क्रॉप्स दे यूज्ड टू ग्रो। कौन कौन सी? व्हीट है, बार्ली है, लेंटिल्स है, चिकपी है, सेसमी है। तो ये सारी हमें क्रॉप्स याद करनी है फॉर एमसीक्यू। Question can be formed that which of the following crops was grown or not grown in Harappan civilization। तो मेजर क्रॉप्स की याद रखना है आपको याद रखना है, व्हीट है, बार्ली, लेंटिल्स, चिकपी, सेसमी यानी कि तिल, ये सब बहुत भारी मात्रा में ग्रो होता था। सेकेंडली गुजरात की बात करें, यहाँ पे मिलेट्स मिले हैं हमें एंड राइस वाज रियली फाउंड। तो ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी क्रॉप थी जो बहुत रेयरली इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें मिली है। देन कुछ
एनिमल्स की हमें बोन्स मिली है, लाइक कैटल, फिश, फॉल, शीप, गोट, बफलो, पिग, बोर, डियर, घड़ियाल, ऐसी साइज में हमें मिला. These animals were either domesticated or hunted by the Harappans. So either they were domesticated, उनको पाला जाता था, या उनको हंट करके उनका मीट कंज्यूम किया जाता था. अब डोमेस्टिकेशन का क्या रीजन है? They used to use क्या? एनिमल के प्रोडक्ट्स अपने फूड एंड क्लोथिंग के लिए. अब एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की बात करें, एग्रीकल्चर का मेन ऑक्यूपेशन था. ये सिर्फ एग्रीकल्चर जो प्राइमरी एक्टिविटीज उसी के अराउंड उनकी जिंदगी थी. ठीक है. प्लॉइंग, जुताई करने के लिए उनको ऑक्सन टूल यूज करते थे. देन कुछ टेराकोटा मॉडल्स हमें मिले हैं जो ये प्लॉ करने के लिए, जुताई करने के लिए जो ये टूल्स यूज किया करते थे वो बनते थे टेराकोटा. और ये कहाँ मिला है? हमें चोलिस्तान में मिला है और बनावली जो आज की डेट में हरियाणा में है. तो ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. देन ट्रेसेस ऑफ किनाल. अब एग्रीकल्चर तो प्रैक्टिस होता था, उसको पानी देने के लिए लार्ज किनाल्स वर कंस्ट्रक्टेड, जो हमें कहां मिला है? शौतुगाई इन अफगानिस्तान. तो ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन बन गया कि बहुत भारी मात्रा में हमें किनाल्स कहां देखने को मिलते हैं. तो इट इज इन शौतुगाई. ठीक है. अब उसमें से एक मेजर सिटी जो फ्लरिश हुआ था, दैट वाज मोहनजोदारो, एंड इट वाज द लार्जेस्ट टाइप, जिसपे एक मूवी भी बनी है. सो द एंटायर सिटी ऑफ मोहनजोदारो, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया. पहला क्या था? सिटाडेल एंड द लोअर टाउन. जैसा कि हमें मूवी में भी दिखाया था कि सिटाडेल जो अपर टाउन था, जहां पे जो रिच पीपल थी दे यूज्ड टू लिव, एंड लोग पुअर थे दे यूज्ड टू लिव इन द लोअर टाउन. तो एक क्या है? सोशल डिफरेंशिएशन भी देखने को मिलता है. ठीक है. अब बात करेंगे मोहनजोदारो की. So Citadel क्या था? It was built on mud brick platform. ये वॉल था, मतलब चारों तरफ दीवारें थी, क्योंकि इन केस अगर फॉरेन अटैक आता है तो उसे प्रोटेक्ट हो सके. They were separated from lower town. Citadel was probably used for special public purposes. And जब ये special public purposes होते थे, तब lower town के लोग भी gather होते थे. So lower town was also walled. Several buildings was made on the platform that served as the foundation. Even labor was mobilized. So बहुत भारी मात्रा में labor को use किया गया. Then settlement was first planned and then implemented. तो basically एक basic architect design इन cities का हमने बनाया and then इस पे construction करना शुरू किया. So even जो bricks use होती थी इन buildings में, इनका size क्या था? एक यूनिफॉर्म साइज था. When roads and streets in the lower town were laid out in a grid pattern. तो एक ग्रिड पैटर्न में ये बनते थे और ये इंटरसेक्ट करते थे at the right angles. So streets, drain were first laid out and then houses were built on the same pattern. अब बात करेंगे हम लोअर टाउन. So lower town of Mohenjo-daro provide example of residential buildings. तो यहाँ पे residential buildings जहाँ पे commoners used to live वो बनते हैं. So this was centered around a courtyard and यहाँ पे क्या था? Rooms थे, चारों ही sides पे rooms इन्होंने बनाए. Then यहाँ पे courtyard में कौन कौन सी activities होती थी? Cooking, weaving जैसे हम पुराने जमाने के घर में भी देखते हैं, एक चौक टाइप होता है. ठीक है. एंड चौक के अराउंड सारे रूम्स होते हैं. सिमिलरली ये जो इंस्पिरेशन है हमें इंडस वैली के आर्किटेक्चर से पता चलती है. ठीक है. और यहाँ पे एक और स्पेशल फीचर आ जाता है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज, क्योंकि इनके घरों में खिड़कियां नहीं थी. सो दे वर वेरी प्राइवेसी कॉन्शियस पीपल. दे वर वेरी कंसर्न अबाउट देयर प्राइवेसी, ताकि कोई ताका झांकी ना कर सके. सो मेन एंट्रेंस डिड नॉट प्रोवाइड द व्यू ऑफ द कोर्टयार्ड एंड द इंटीरियर. यहाँ पे बाथरूम्स भी थे. सो ये अपने हाइजीन को लेके भी काफी ज्यादा कॉन्शियस रहते थे एंड दे इंश्योर प्रॉपर सैनिटेशन एज वेल. सो इन सम हाउसेस रिमेन्स ऑफ द स्टेयरकेस भी हमें पता चलता है. सो ये जो हाउस कंस्ट्रक्ट हुए तो ये डिफरेंट फ्लोर्स, डिफरेंट लेवल्स पे भी कंस्ट्रक्ट होते थे. तो यहाँ पे हमें स्टोरीज मिली, यानी कि फ्लोर्स भी मिले हैं. Then many houses they had wells which were reachable from outside for the use of outsiders, and it is estimated that total number of wells in the Mohenjo-daro करीबन 700 wells it was constructed. Then tracking social differences. अब जो differentiation है सोसाइटी में, कहीं ना कहीं वो लोग भी differentiation देखते थे. तो क्या था?
किन किन इंस्टेंसेस से हमें पता चलता है दैट हाउ पीपल डिफर फ्रॉम ईच अदर। लेट्स सी। सो एट बरियर्स इन हड़प्पन साइट्स, अब मरने के बाद they were laid in pits, so they didn't used to cremate the people, they used to dig them, ठीक है। and ये pits किससे बनी? they were made by the bricks. some of the burials they contain ornaments. अब burials के जब ये बरी करते थे तो they used to put some ornaments, some pottery, क्योंकि एक ऐसा बिलीफ था, एक ऐसी assumption थी कि ये जो चीजें है ना इनकी आफ्टर लाइफ में यूज आ सकती हैं, ठीक है। Then dead were buried with copper mirrors. कुछ केसेस में कॉपर मिरर्स भी देखने को मिले। एंड एक कॉमननेस क्या दिखती है कि ज्वेलरी, ऐसी ज्वेलरी जो बोथ मेल एंड फीमेल पहनते थे, तो ज्वेलरी के एग्जांपल्स भी हमें देखने को मिले हैं। देन आर्टिफैक्ट्स की बात करें, जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो डेली चीजें थी, उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वाज यूटिलिटी, दैट वाज फॉर द डेली यूज। तो MCQ can come that what were the objects that was used in Harappan civilization for daily purposes, and कुछ होते हैं लग्जरी जो सिर्फ स्पेशल ओकेजन या स्पेशल पीपल ही यूज करते थे। सो यूटिलिटी की बात करें, इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ स्टोन और क्ले, दीज इंक्लूड क्वांस, पॉटरी, नीडल्स, फ्लैश डाबर्स। एंड ये कहाँ मिला? ये काफी ज्यादा स्कैटर्ड थे, काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड थे इन द सिटी। देन लग्जरी आर्टिफैक्ट्स की बात करें, are the rare objects made up of valuable material that are generally concentrated in the large settlements, and ये हमें मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसी सिटीज में मिला है। like little pots, जिसको हम परफ्यूम बॉटल्स की तरह यूज करते थे। अब बात करेंगे हम क्राफ्ट प्रोडक्शन की। सो क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात करें, रॉ मटेरियल जो यूज होता था उसको बोलते थे कार्नेलियन, इट वाज अ रेड कलर स्टोन। सो एमसीक्यू पूछा जाता है कि कार्नेलियन कौन से कलर का एक ब्यूटीफुल स्टोन था। सो इट वाज अ रेड कलर स्टोन। फिर अदर चीजें थी, जैस्पर हो गया, क्रिस्टल हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, स्टेटाइट हो गया। सो क्राफ्ट प्रोडक्शन वाज वेरी प्रिवेलेंट। तो एग्रीकल्चर के साथ साथ दे यूज्ड टू मेक डिफरेंट क्राफ्ट, जिसकी सेटलमेंट्स भी बहुत ज्यादा स्कैटर्ड थी, एंड उसको बनाने के लिए द रॉ मटेरियल विच वाज यूज्ड, तो वो इनके नेम्स ये हैं। तो ये थे स्टोन्स। अब मेटल्स की बात करें, कॉपर मेटल, ब्रॉन्ज मेटल, गोल्ड मेटल भी यूज करते थे। देन कुछ शेल, फायोन्स, टेराकोटा एंड बर्न्ड क्ले भी यूज होता था। फिर यहाँ पे शेल ऑब्जेक्ट्स की दो साइट्स जो बहुत ज्यादा फेमस हैं, दिस इज नागेश्वर एंड बालाकोट। These were prevalent with the shell objects. Then drills भी हमें मिली हैं वहां पे चानोदारो में, जहां पे काफी ज्यादा बीट की फैक्ट्रीज भी मिली, लोथल में भी मिला, और ये हमें धूलावीरा जैसी सिटी में भी मिली है। अब स्ट्रैटेजी, अब रॉ मटेरियल, हमें ये तो पता है कि ये रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करके प्रोड्यूस करते थे, लेकिन ये रॉ मटेरियल ये प्रोड्यूस कैसे करते थे, प्रोक्योर कैसे करते थे, ऐसी कौन सी साइट्स थी जहां से ये रॉ मटेरियल आता था, इसकी बात करेंगे। सो यहाँ पे नागेश्वर, बालाकोट, शौतुगाई जैसी जगहों पे इन्होंने क्या करा, इस रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया, ठीक है। देन ऐसा भी माना जाता था इन्होंने अपने एक्सपेडिशंस, यानी कि दे सेंड देयर पीपल टू एक्सप्लोर द रॉ मटेरियल at which places in the खेतरी region of राजस्थान। तो राजस्थान में किसके लिए भेजा, कॉपर के लिए, बिकॉज राजस्थान इज अ वेल नोन सोर्स फॉर कॉपर। देन साउथ इंडिया में गोल्ड, KGF से रिलेट कर सकते हैं आप कि उस टाइम पे भी साउथ इंडिया में गोल्ड की भारी मात्रा है। देन नागेश्वर, बालाकोट को शेल्स लेने के लिए भेजा। शौतुगाई, यहाँ पे एक स्टोन था, लैपिस लाजुली, तो दिस स्टोन वाज मेनली फाउंड इन शौतुगाई, तो ये वहां से प्रोक्योर होता था। लोथल वाज अ नियर सोर्स ऑफ कार्नेलियन, स्टेटाइट जैसे स्टोन्स हमें मिले। देन स्टेटाइट हमें साउथ राजस्थान से भी मिला, एंड नॉर्थ गुजरात एंड सम मेटल्स फ्रॉम राजस्थान। एज वी सी कि कॉपर हमें राजस्थान से मिला। देन एक्सपेडिशन टू द खेतरी रीजन एंड साउथ इंडिया एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन विद द लोकल कम्युनिटीज। तो इसका मतलब दे मेंटेन गुड रिलेशन एंड हेल्दी रिलेशन विद साउथ इंडिया, साउथ इंडियन पीपल एज वेल। अब बात करेंगे, धीरे धीरे ये सिविलाइजेशन खत्म होनी शुरू हो गई, तो क्या रीजंस थे। 1800 BC में काफी ज्यादा जो साइट्स थी अबैंडन हो गई, पॉपुलेशन एक्सपैंड हुई, तो उन्होंने माइग्रेशन करना शुरू कर दिया। कहां पे, गुजरात, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। क्यों, वहां पे गंगा रिवर है,
एंड रिवर से इनका मेजॉरिटी वाटर आता था, तो दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग। देन 900 बीसी के बाद 1900 बीसी के बाद विच मार्क द एग्जिस्टेड ट्रांसफॉर्मेशन, तो इनके मटेरियल कल्चर में भी आ गया एंड ये जो चीजें थी, जो इनके आर्टिफैक्ट्स थे, ये धीरे धीरे डिसअपीयर होना शुरू हो गए। देन राइटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, ये भी धीरे धीरे डिसअपीयर होना शुरू हो गया। देन हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक डिटेरियोरेट हो गई और चेंज भी हो गई एंड इंडिकेट्स द रूरल वे ऑफ लाइफ विच वाज लेट हड़प्पन। अब बात करेंगे कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, उनके क्या कंफ्यूजन्स थे, उनकी क्या एविडेंसेस थे। सो ही वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई एमसीक्यू, हु वाज इट? अलेक्जेंडर कनिंघम, उसको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है। ही बिगैन हिज आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशंस इन द मिड 19th century. His main interest was in the archaeology of early history from 6th century BCE to 4th century CE. So he used accounts left by Chinese pilgrims who had visited the subcontinent between the 4th and the 7th century. उन्होंने कलेक्ट किया, डॉक्यूमेंट किया, ट्रांसलेटेड इंस्क्रिप्शन फाउंड ड्यूरिंग हिज सर्वेज। Sites like Harappa did not fit well in this area of investigation, although Harappan artifacts were found during the 19th century and some of these reached Cunningham. So he did not realize how these were, and they were not part of the Chinese pilgrim accounts. So an Englishman gave an Harappan seal to Cunningham, जिससे इनको पता चलता है कि ऐसी साइट एग्जिस्ट थी, and he was unable to place in the time frame कि but ठीक है, it is related to Harappa, but ये टाइम फ्रेम में एडजस्ट नहीं कर पाए। So it is assumed that he missed the significance of Harappa. So this was Alexander Cunningham's confusion. आप अपनी CUET के प्रिपरेशन को और अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं, कैसे? हमारे उड़ान बैचेस का पार्ट बनके, जहां पे हम स्पेसिफिकली डोमेन्स पे फोकस करेंगे, लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट पे फोकस करने वाले हैं। सो ये कोर्स आपको मिलेगा हमारे ऐप पे एंड उड़ान बैच का पार्ट बनिए विद इन 4999, ठीक है। तो इन बैचेस में क्या मिलेगा आपको? पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग, लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड परफॉर्मेंस ट्रैकिंग एंड मेनी मोर, रेगुलर मॉक टेस्ट एंड रेगुलर फीडबैक के साथ साथ। तो आपको क्या करना है? इस कोर्सेज को परचेज करना है, इन कोर्सेज का पार्ट बनना है, जहां हम ईच एंड एवरी टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल में रिवाइज करेंगे एंड साथ ही साथ हम अपनी लाइव क्लासेस में 1000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं एंड पिछले 4 साल के पेपर्स को भी हम रिवाइज करेंगे। सो देर किस बात की, अभी के अभी हमारे उड़ान बैचेस का पार्ट बनिए। एंड अगर आप जीटी की तैयारी करेंगे तो भी वो अवेलेबल है, सिर्फ जीटी इज अवेलेबल इन 2999 एंड दीज आर द बुक्स दैट यू विल बी गेटिंग फ्रॉम आवर साइड। हमारी टीम ने दिन रात मेहनत करके ये कोर्सेज आपके लिए डिजाइन करे हैं ताकि आप अपनी सीयूईटी की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सके और अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले सके। So these books contain more than 1200 MCQ, सारे ही डोमेन्स में ये अवेलेबल हैं along with GT and language. So देर किस बात की, अभी के अभी उड़ान बैचेस का पार्ट बनिए and get into your dream college. So I'll see you in our उड़ान batch. Till then, take care. Bye bye. Thank you very much. KP Classes, dedicated to excellence.